हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे थे। कल तक हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ लिया था। आज हम उत्तराखंड की जलवायु के विषय में बात करेंगे। उत्तराखंड की जो जलवायु के विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड की जलवायु, देखिए उत्तराखंड की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय क्यों है? जैसे आपको पता होगा ये ग्लोब है ना, तो भारत हमारा इस साइड आता है, तो ये जो क्षेत्र होता है ना, ये जो इस विषुवत रेखा के पास वाला ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शब्द लगा दिया जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पे भी 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऋतु परिवर्तन होता है यहाँ पे भी। तो उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो है उत्तराखंड में शुरू होती है मध्य मार्च से, 15 मार्च के आसपास शुरू होती है और जून तक चलती है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इसमें पार्ट कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी खर्चाव यहाँ के स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, ठीक है ना। मई जून में ताप बढ़ता है और दाब घटता है, ठीक है ना। इसके बाद इसीलिए बारिश शुरू होती है इसके आगे। अब हमारे को जो मेन चीज़ पढ़नी है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु मतलब कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो मैंने बताया था ये शिवालिक वाला क्षेत्र है, तो ऐसे ऊपर जाने पे गर्मी घटती जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ों में लोग घूमने के लिए गर्मियों में लोग घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि ऊपर तापमान कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ शिवालिक में रहता है, फिर मध्य हिमालय क्षेत्र में, फिर बृहत हिमालय क्षेत्र में रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम गर्मियों में मौसम रहता है। आपने देखा होगा आप लोग पहाड़ में रहते हैं तो आप लोग गर्मियों में भी हम लोग स्वेटर पहनते हैं, और जो लोग तराई वाले हैं वो लोग घूमने आते हैं पहाड़ में तो वो देखते हैं कि हम लोग स्वेटर पहन के बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को उत्तराखंड में जो स्थानीय भाषा में है उसे कहते हैं वफगाल चौमास, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, वफगाल चौमास उत्तराखंड में वर्षा ऋतु का स्थानीय नाम है। जैसे रूढ़ी खर्चाव बसंत ऋतु का नाम है, वफगाल चौमास यहाँ में 15 जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको पता होगा जब उत्तर भारत में मानसून आता है तो ऐसे करके जब यहाँ से टकराता है तो एक मानसून ऐसे करके इधर को निकल जाता है, मतलब यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकरा के इधर को निकल जाता है, कुछ मानसून इधर को निकल जाता है। तो उत्तराखंड में जो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है मानसून, इस मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। गुजरात वाले मानसून से कम होती है, जो गुजरात की तरफ से आता है उससे कम होती है। औसतन यहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। में वर्षा ऋतु को कहते हैं वफगाल चौमास, मैंने आपको बता दिया। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ऐसे उत्तराखंड है, जब मानसून आता है तो इधर गुजरात की तरफ चला जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा के कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है, गुजरात वाले मानसून से कम होती है, ठीक है ना। उत्तराखंड में शिवालिक यानी कि इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, फिर ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर भी वर्षा की मात्रा घटती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। फिर से लिखता हूँ, नरेंद्र नगर टिहरी में सर्वाधिक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? श्रीनगर पौड़ी में। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर के टिहरी में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? पौड़ी के श्रीनगर में, इस साइड में पौड़ी का श्रीनगर पड़ता है, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। शीत ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में स्यूंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूंद या शीतकला, ठीक है। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में शीत ऋतु को शीतकला या स्यूंद कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक ठंडा जनवरी होता है। ऊंचाई के आधार पर अगर हम देखें तो 12,000 मीटर से ऊंचाई पर बर्फ़ जगह ढकी रहती है। इस समय में 12,000 फीट से ऊंचाई पर बर्फ़ ढकी रहती है। 10,000 फीट से ऊंचाई पर विशेष प्रकार की झाड़ियाँ जैसे बुग्याल, अल्पाइन, चरावाह पाए जाते हैं। 10,000 से नीचे चीड़, सागौन, साल आदि पाया जाता है, ठीक है। और तलहटी में घास के मैदान, फूलों की घाटी पाई जाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी में ऐड करते हैं उत्तराखंड में आपदाएं, ठीक है ना। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं।
उत्तराखंड में सर्वाधिक भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़, वनाग्नि, हिमपात, हिमखंडों का गिरना, ये सब होता रहता है। अभी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, ये भी यहाँ की प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आजकल वनाग्नि जो है वो प्राकृतिक ना होकर लोग उसमें खुद स्वयं भी आग लगा रहे हैं। तो आप लोगों को, जो भी लोग पहाड़ पे रहते हैं, उन्हें बिल्कुल निगरानी करनी चाहिए। हमें भी अपने वनों की निगरानी करनी चाहिए। आपको पता है कि वनाग्नि ना लगे इसका जिम्मेदारी फॉरेस्ट गार्ड और वहाँ पे उपस्थित फॉरेस्टर ऑफिसर की होती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मिलीभगत चल रही है, वनों की आग लग रही है और वनों को जलाया जाता है। फिर वो जो वन के पेड़ जो बच जाते हैं उन्हें बेच दिया जाता है, उनसे खूब पैसा कमाया जाता है, वनों का दोहन हो रहा है। तो हम सब पहाड़ियों को, हम सब लोगों को मिलकर इस वनों की आग को रोकना होगा। ऐसी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कृत्रिम रूप से, कृत्रिम जनित, मानव जनित आपदा वनों की आग लगाई जा रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे इंसानियत के लिए घातक है। एक अच्छे खासे पेड़ को जला देना या अच्छे खासे वन को जला देना एक हत्या करने से ज़्यादा बड़ा पाप है। ठीक है, अब हम लोग, ये तो मैंने आपको बताया कि वनाग्नि को रोकना है। लेकिन हाँ, भूकंप उत्तराखंड में सर्वाधिक आता है। 5 भूकंपीय जोन में पूरे भारत को बांटा गया है। उत्तराखंड में 2 जोन आते हैं, 4 और 5। अब पहले बताता हूँ कौन कौन से भूकंप जोन में बांटा गया है। 5 जोन है। जोन 1 क्या होता है, इसे कहते हैं न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र। जहाँ पे 5 जो रिएक्टर पैमाना होता है उससे कम का अगर भूकंप आता है, 5 से कम का भूकंप आता है, तो वो होता है न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र। दूसरा भूकंप जोन का क्षेत्र होता है न्यून प्रभाव क्षेत्र। वो होता है न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र, यह है न्यून प्रभाव क्षेत्र। ये होता है जोन 2, जहाँ पे 5 से 6 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आता है। फिर आता है तीसरा जो है वो मध्यम प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ पे 6 से 7 के बीच में भूकंप आता है रिएक्टर पैमाने पे, तो वो होता है। फिर आता है अधिक प्रभाव क्षेत्र, ठीक है, वो है हमारा 7 से 9। ये है हमारा चौथा भूकंप जोन और है 5वां। ये आगे 9 से ज़्यादा आता है तो वो होता है अधिकतम प्रभाव क्षेत्र। उत्तराखंड को इन 2 जोनों में बांटा गया है। कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का चौथे अधिक प्रभाव क्षेत्र में आता है, कुछ अधिकतम प्रभाव क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब जोन 4 में कौन कौन से आते हैं और जोन 5 में कौन कौन से आते हैं। देखिए, अधिकतम प्रभाव क्षेत्र में आता है सबसे पहले तो हरिद्वार। अधिक प्रभाव क्षेत्र में पहला आता है देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये आते हैं अधिक प्रभाव क्षेत्र में। इसके अलावा चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, ये आते हैं अधिकतम प्रभाव क्षेत्र में। ठीक है, और आपको भूकंप का पता ही होगा, रिएक्टर स्केल से सिस्मोग्राफ से तीव्रता नापी जाती है। 3 भूकंप मापी स्टेशन उत्तराखंड में लगाए गए हैं। एक देहरादून में भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं। एक हमारा देहरादून में लगाया गया है, एक टिहरी में लगाया गया है और एक गरुड़गंगा चमोली में लगाया गया है। सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप उत्तराखंड में कब आया था, तो 1 सितंबर 1803 को बद्रीनाथ में 9.0 का भूकंप आया था। ठीक है ना। मार्च 1809 में भी भूकंप बहुत ज़्यादा तेज़ आया था। ठीक है, उसके बाद 2 अक्टूबर 1937 को देहरादून में भूकंप आया था। ठीक है, भूस्खलन और अतिवृष्टि। अब देखो, भूस्खलन क्या है आपको पता ही होगा, जब पानी से या पहाड़ जब अपनी जगह सतह छोड़ देता है और नीचे को खिसक जाता है तो वो भूस्खलन कहलाता है। उत्तराखंड की एक आपदा आपको पता होगी, 2013 की आपदा। ये बहुत बड़ी आपदा थी। उत्तराखंड में सर्वाधिक नुकसान इस आपदा से हुआ था। ये 15 से 17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें करीब 5000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था यहाँ के लोगों को निकालने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, एक भूस्खलन की बहुत तगड़ी घटना है 17 अगस्त 1998 की, जो है पिथौरागढ़ के मोपला में आया था भूस्खलन। इसमें 350 लोग मर गए थे। एक 1991-92 में हुई थी घटना चमोली के पिंडारी में, यहाँ 250 लोग मर गए थे। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड में जब वो आपदा आई थी जो 13 जून के आसपास आई थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, 1 जुलाई को नदी तट से 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। और उसी टाइम पे हमारे प्रदेश में जुलाई में ही SDRF का गठन किया गया था। अलग से हम लोगों ने गठन किया था SDRF का। SDRF मतलब स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है ना। जैसे NDRF के तर्ज पर हम लोगों ने SDRF का गठन किया था। ठीक है, 21 जुलाई 2013 को, मतलब 13 जून को रिजल्ट आया, जून को ये आपदा हुई। जैसे ही हम उससे उभरे, 1 जुलाई को हम लोगों ने नदी तट से 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई। और उसके बाद 21 जुलाई 2013 को SDRF का गठन कर दिया गया। ठीक है,
अच्छा, हम आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ लें तो देखिए उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए एक विभाग बनाया गया है और ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपनाया गया है आपदा प्रबंधन के लिए। राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो है 1070, और जिले स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर है वो है 1077। ये उत्तराखंड में फ़ोन नंबर है जो मतलब हेल्पलाइन नंबर है जब आपदा के समय के लिए। आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन मंत्री की का बनाया गया है, ठीक है ना। इस राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी है, राज्य स्तर DMMA बनाया गया है, जिले स्तर तक आपदा का अधिकारी बनाया गया है। आपातकालीन नंबर मैंने आपको बता दिया। डॉपलर रडार, अच्छा इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए एक डॉपलर रडार की स्थापना की गई है। आपदा के आने से पहले सूचना देता है। ये लाल टिब्बा मसूरी में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। ये 10 जिलों को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बता दिया 21 जुलाई 2013 को SDF का गठन किया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन योजना जुलाई 2013 में आई थी जिसमें 7 सदस्यीय राजकीय आपदा प्रबंधन समिति गठन की गई थी। नदी तट से 200 मीटर पर रोक लगा दी गई है, ठीक है ना। और बस ये मैंने आपदा प्रबंधन आप लोगों को बता दिया। अब हमारा जो है ये उत्तराखंड का ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद हम उत्तराखंड का नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो हम कल से शुरू करेंगे।